अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शकील है और आज बात करेंगे एस्प्रीन के बारे में। एस्प्रीन जेनेरिक नेम है और इसका अगर ब्रांड नेम की बात की जाए तो डिस्प्रीन के नाम से बहुत ही कॉमन हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। इस ड्रग के क्लास के बारे में अगर बात की जाए तो ये एनसेड ड्रग क्लास से बिलोंग करती है। एनसेड से मुराद है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसके अंदर सैलिसाइलेट्स होते हैं। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। कैसे की जाती है ये हम नेक्स्ट ऑनवर्ड देखते हैं। इसके अगर यूजेस की बात की जाए तो इसके यूजेस, इसको हम यूज़ करते हैं एज एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी। एनाल्जेसिक से मुराद है कि हम पेन से रिलीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंटीपायरेटिक से मुराद है कि बुखार की सूरत में भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी से मुराद है कि इन्फ्लेमेशन होने की सूरत में, इन्फ्लेमेशन के साथ साथ इसकी एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन प्रॉपर्टीज़ भी है। ये हम हार्ट अटैक से प्रिवेंशन के लिए, एंजाइना ट्रीट करने के लिए या उससे प्रिवेंट करने के लिए भी इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो इसकी दो डोज इस पर इफेक्टिव डोज होती हैं, लो डोज और इंटरमीडिएट डोज, या लो डोज और हाई डोज कह लें आप। एस्प्रिन की लो डोज की बात की जाए तो ये साइक्लोक्सिजनेज 1 को इनहिबिट करती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए। अगर साइक्लोक्सिजनेज कॉक्स 1 जिसको हम कहते हैं, कॉक्स 1 इनहिबिट कर दिया जाए तो हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी। और अगर बात करें एस्प्रिन की हाई डोज की तो उससे कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों इनहिबिट हो जाएंगे। कॉक्स से मुराद है साइक्लोक्सिजनेज एंजाइम। कॉक्स 2 और कॉक्स 1 इसकी आगे टाइप्स जो कि हेल्प करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की ब्लॉकिंग के लिए, और उसको ब्लॉक करने के बाद एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट्स हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं। एस्प्रिन के यूजेस और उसके फ़ायदे तो हमने जान लिए, लेकिन अगर हम बात करें ये किन कंडीशन में यूज़ नहीं करनी चाहिए या इसके नुकसानात क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं या क्या होते हैं, तो उसके बारे में अगर बात की जाए तो ये इंटरनल ब्लीडिंग करवाती है। एस्प्रिन इंटरनल ब्लीडिंग करवाती है, जिसकी वजह से हमें जीआईटी इन्फेक्शन हो सकता है, स्टमक अल्सर हो सकता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल अल्सर हो सकता है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग करवाता है ये, और हीमोफीलिया करवाती है। हीमोफीलिया ऐसी कंडीशन को कहते हैं कि जिसके अंदर कोई भी हमारी बॉडी पर कट वगैरह लग जाए या सर्जरी की कंडीशन में ब्लड को हम क्लॉट नहीं करवा पाते हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं होता तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हाई रेट पे होती है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ ब्लड होता है और अनीमिया हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स में भी हम यूज़ नहीं करवाते हैं जिनको किडनीज़ का मसला होता है। किडनीज सैलिसाइलेट्स जितने भी होते हैं या इसके मेटाबोलाइट्स होते हैं वो किडनी के थ्रू एलिमिनेट होते हैं बॉडी से। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको किडनीज़ का मसला होता है तो उनके अंदर भी हम एस्प्रिन यूज़ करने से गुरेज करते हैं, क्योंकि एस्प्रिन अगर उनमें यूज़ करवाई जाए तो ये रेनल ब्लड फ्लो को भी कम करता है और जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाता है। तो इसके साथ साथ वो पेशेंट्स जिनको लीवर का मसला होता है, तो ऐसे पेशेंट जिनको लीवर का मसला होता है उनमें भी एस्प्रिन नहीं यूज़ करवाई जा सकती। तो ये तो था कि जिन कंडीशन में नहीं यूज़ करवाई जा सकती। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि ये किन मेडिसिन, जो कि कोई एक पेशेंट है, फ़र्ज़ करें कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, वो कोई मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, तो उसके अलावा उसको अगर ज़रूरत पड़ गई है कि एस्प्रिन भी ले, तो किन पेशेंट्स के अंदर कौन सी मेडिसिन वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ ये एस्प्रिन हम नहीं ले सकते। तो सबसे कॉमन बात करूंगा, एक ही ड्रग सिर्फ बताऊंगा आज। तो हमारे पास एक ड्रग यूज़ होती है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन तकरीबन हर घर में ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो एम्लोडिपिन यूज़ करवाई जाती है उनको। तो एम्लोडिपिन के साथ एस्प्रिन को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एनसेड है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। तो जो जितने भी एनसेड एजेंट्स होते हैं हमारे पास, जितने भी एनसेड एजेंट्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर को हाई करते हैं। तो हम एनसेड भी दे रहे हैं और एम्लोडिपिन भी दे रहे हैं, तो ये इनका इफेक्ट जो है दोनों का कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह एम्लोडिपिन ब्लड प्रेशर को लो कर रहा है और एस्प्रिन ब्लड प्रेशर को हाई कर रहा है, क्योंकि एस्प्रिन जो है एनसेड है तो ये ब्लड प्रेशर को हाई कर रहा है, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एम्लोडिपिन का इफेक्ट नहीं आएगा। तो एम्लोडिपिन के साथ हमें चाहिए कि एस्प्रिन को या कोई भी एनसेड एजेंट है उसको हम यूज़ ना करें। अगर करवाना भी है तो उसकी डोज एडजस्टमेंट करवाएं या उसको मुख्तलिफ औकात में लेना शुरू कर दें। मतलब कि इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा चेंज करें, टाइम इंटरवल थोड़ा सा बढ़ा लें कि एक अभी ड्रग ले लिया है तो उसको कुछ टाइम के बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ गई है, एम्लोडिपिन हमने अब ली है तो ज़रूरत पड़ेगी कि एस्प्रिन भी हमने लेनी है, तो थोड़ा सा या तो उसकी डोज एडजस्टमेंट की जाए या दूसरे नंबर पे टाइम ड्यूरेशन सेट किया जाए। मतलब कि कुछ घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वो हम एस्प्रिन वगैरह ले सकते हैं। वार्निंग्स की बात की जाए तो प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ्स में नहीं यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई नर्सिंग मदर है तो उसको भी यूज़ नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि ये बेबी के अंदर ड्यूरिंग लैक्टेशन ट्रांसफ़र हो जाती है और उस वजह से बेबी के अंदर भी इसके इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग भी कॉज करवा सकती है बेबी के अंदर। उसके बाद ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, उनको भी ये एस्पिरिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए विज़िट करते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी फुल फॉर्मा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।